नमस्कार दोस्तों, आज का नया जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नया टॉपिक। और आज चर्चा करने वाले हैं आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंजाई। तो आज हम चर्चा करेंगे फंजाई या हिंदी में बोलते हैं कवक की। तो आज का जो चर्चा का विषय है फंजाई। देखते हैं फंगस के उन सभी बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे जिन बिंदुओं से क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं या इन फ्यूचर वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को करेंगे। और जो कि यहाँ नोट्स दिए जा रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मैटर यहाँ आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा मैटर नहीं दिया जाएगा कि आपको लगे कि यह पूरी की पूरी बुक है या पूरा का पूरा मैटर ऐसा है तो कैसे पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन होगी। तो जो फंजाई है, ध्यान रखिएगा, जो कवक है या फंजाई बोलते हैं, इसका अगर सिंगुलर बोलेंगे तो फंगस शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और मराठी बोलते हैं, इसी तरह लैटिन भाषा होती है। उसमें फंगस का मतलब होता है मशरूम। क्या होता है? फंगस का मतलब जो होता है मुख्य होता है मशरूम या छत्रक। मशरूम को क्या बोलते हैं? वैसे बोलते हैं छत्रक के नाम से जानते हैं, मशरूम या छत्रक के नाम से जानते हैं। अब कहता है वो ब्रांच या वो शाखा, साइंस की वो शाखा या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इन फंगस का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कि वो ब्रांच कौन सी है या हम किस शाखा के अंदर या किस ब्रांच के अंदर प्राय माइको या फंगस का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अर्थात माइकोलॉजी ही शब्द अगर देखें, माइकोलॉजी, तो ये दो शब्द से बना है। माइको, तो माइको शब्द किससे बना है? तो ये बना है माइकस से बना हुआ है। और माइकस का मतलब ही होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम या छत्रक। और लोगोस मीन्स क्या होता है? लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना, यानी कवक का अध्ययन करना ही माइकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, वो साइंटिस्ट, बात करें किसकी? उन साइंटिस्ट की या उन वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिकों की जो इसका अध्ययन करते हैं, उनको माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ जनरल करेक्टर भी आज हम ले लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो जो फंजाई होते हैं या जो कवक होते हैं, ध्यान रखिएगा क्या होते हैं? कवक कंस्टिट्यूट बने होते हैं द लार्जेस्ट, मतलब जो कंस्टिट्यूट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, एक्चुअली में थैलोफाइटा को कई भागों में बांटा गया है, उनमें से एल्गी भी आते हैं और ये भी आते हैं। तो उन थैलोफाइटा में सबसे बड़ा सब ग्रुप किसका है? तो पूछ सकता है थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा का सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? तो थैलोफाइटा का सबसे बड़ा ग्रुप फंगस को माना जाता है। फंजाई यार यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थात इसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। अर्थात इनके अंदर क्या उपस्थित रहता है? प्राय इनके अंदर केंद्रक की उपस्थित रहती है। किसकी उपस्थित रहती है? न्यूक्लियस की। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो वो हमने चूंकि जो सेल होती है, कोशिका होती है, दो भागों में बटी है। एक होती है प्रोकैरियोट्स, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट्स, और एक होती है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ईएस है, दोनों में अंतर क्या है? तो प्रो मीन्स होता है प्रिमेटिव। क्या होता है? प्रिमेटिव। प्रिमेटिव माने होता है पुराना। क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे तो पुराना। और कैरियोट्स माने होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। अर्थात जिसमें केंद्रक पुराने प्रकार का पाया जाए। पुराने का मतलब क्या हुआ? जिस पर सेल वॉल ना हो, सॉरी, जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। क्या ना हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, अर्थात केंद्रिका भित्ति ना पाई जाए। ऐसे जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत प्राय क्या आता है? तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत प्राय आने की बात करेंगे तो बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। इसके अलावा आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। थोड़ा सा बोर्ड ले लें। तो हम बात कर रहे थे दो तरह की सेल की। एक बताया था हमने प्रोकैरियोट्स, क्या बताया था? प्रोकैरियोट्स। और एक बताया था हमने ईएस है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यही तो हमने बताया था, कैरियोट्स। ये दो प्रकार के सेल हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में मतलब हमें ये पता चल गया कि इनमें लैक द न्यूक्लियस, इनमें केंद्रक का अभाव होता है। और इनमें क्या होता है? विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस। अर्थात इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और इनमें क्या होता है? नहीं पाया जाता है। बस इतना मुख्य अंतर यही है। बकाया तो मोह माया है। बकाया
अंतर किए जाते हैं ढेर सारे हैं, मगर मुख्य अंतर यही दोनों हैं प्रो और यू में। तो ये कैसे होते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं फंगस की, तो फंगस प्रायः कैसे होते हैं? तो फंगस प्रायः होते हैं कैसे? यूकैरियोट्स। फंगस कैसे होते हैं? फंगस प्रायः होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं फंगस या कवक। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। तो ये हमें आपको समझ में आ गया। दूसरा जो एक वर्ड आया है ए क्लोरोफिलस, ए माने क्या होता है? ए माने होता है absent होना। absent होना, absent का मतलब होता है अनुपस्थित होना, अनुपस्थित होना अर्थात ना पाया जाना। और किसका? क्लोरोफिल का। अर्थात जो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वो अनुपस्थित होता है। तो सिंपल सी बात है, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये क्या है? अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे। कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक होंगे अर्थात कैसे होंगे? परपोषी होंगे। परपोषी होंगे अर्थात ये दूसरों पर निर्भर रहेंगे। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं, स्पोर बियरिंग नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये स्पोर को उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? अर्थात ये स्पोर उत्पन्न करते हैं और इनमें वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। और वेस्कुलर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब यहाँ ये हुआ संचरण से है। क्या है? संचरणत है। तो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, संरचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। प्राय वेस्कुलर जो कंडीशंस देखने को मिलती है, जो पॉइंट है वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये यहाँ क्या है? वेस्कुलर का मतलब हुआ अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोयम, जाइलम और फ्लोयम का अभाव होता है। फ्लोयम का क्या होता है? इन दोनों का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है, यानी इनमें जाइलम फ्लोयम नहीं पाया जाता है। दूसरा, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो हमने आपको बताया था कि थैलोफाइटा का मतलब वो प्लांट रखे गए हैं जिनमें जड़ यानी रूट, स्टेम यानी तना, और क्या है? लीफ यानी पत्ती, इन तीनों का क्या हो? अभाव हो, या ये तीनों उपस्थित ना हो, ऐसी संरचना थैलॉइड। जब आप बीएससी में पढ़े होंगे तो वहाँ एक वर्ड आता है फंगस आर, ऐसे लिखा रहता है फंगस आर थैलॉइड। क्या लिखा रहता है? थैलॉइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कवक है ना तो उसमें जड़ पाई जाती है, ना तो तना पाया जाता है, ना तो पत्ती पाई जा रही है। फिर कैसा होगा? अर्थात ऐसी संरचना होगा जिनमें इन तीनों का अभाव। थायलॉइड में आते कौन है? जैसे एल्गी, एल्गी में न जड़ है, न तना है, न पत्ती है। दूसरा हम बोल देंगे फंगस, फंगस में न जड़ है, न तना है, न पत्ती है। तो ये सब कैसे के अंतर्गत आ रहे हैं? थायलॉइड के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये बात थी थायलॉइड की। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि ये वेस्कुलर ऑर्गेन नहीं, यानी जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। दूसरा, ये फिलामेंटस होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब थोड़ा सा यहाँ शब्दावली देख लीजिएगा, विशेष शब्दावली है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देंगे। दो शब्द बहुत रटे रटाए होते हैं और बहुत आते हैं, बहुत शब्द आते हैं। अगर ये फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस मतलब समझ लीजिएगा, मान लेते हैं ये धागा है या ये फिलामेंट है। फिलामेंट है किसका है? फिलामेंट है फंगस का, फंगस का या कवक का फिलामेंट है। तो इस संरचना को, इतनी संरचना को हम हाइफी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हाइफी, या कहीं कहीं आपको हाइफा लिखा रहेगा, हाइफी या हाइफा के नाम से जानते हैं। जब ये फिलामेंट इतना बढ़ जाए कि आपस में उलझ जाए, इतना बढ़ जाए कि आपस में उलझ जाए, तो इसे हाइफी ना कहकर आप क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम, या हिंदी में कवक जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक जाल। और हाइफी को क्या बोलते हैं? कवक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक तंतु के नाम से जानते हैं। तो हाइफी और माइसीलियम दोनों में अंतर समझ गए होंगे। हाइफी क्या है? मान लेते हैं जैसे आपके पास रील है जिससे आप कपड़ा सिलाई करते हैं ना, धागा। तो नलकी आती है ना, हमारे यहाँ नलकी बोली जाती है। तो उसका जो छोटा सा धागा आता है, मान लो हमने इतना सा धागा तोड़ लिया, तो ये इतना छोटा सा धागा मान लेते हैं 10 अंगुल या 20 अंगुल का तोड़ लिया, एक बीते का तोड़ लिया, तो वो हाइफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
हाइफी। और मान लो हमने पूरी रील खोलते गए तो नीचे क्या होगा, उलझता चला जाएगा, पूरी रील खोल दें, इस पूरी संरचना को हम माइसीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, माइसीलियम। समझ गए होंगे। जब फंगस छोटा फिलामेंट होता है तो हाइफी कहते हैं, बोल सकते हैं। जब हाइफी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाती है, आपस में उलझ जाती है, तो उसी हाइफी को अब माइसीलियम या कवक तंतु के नाम से जानते हैं, कवक जाल के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन क्वेश्चन है तो वही लिखा है, फिलामेंटस हाइफी कहलाती है एंड मच प्लांट बॉडी, यानी जब बहुत ज़्यादा उलझ जाती तो माइसीलियम कहलाती है। इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है सेल वॉल से बनी होती है, जो कि प्रायः काइटिन से बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 25 बार क्वेश्चन ये बना है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कम काइटिन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 बार इसको लिख लीजिएगा। या इसी काइटिन को हम फंगस सेल्यूलोज के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फंगस सेल्यूलोज के भी नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे, ये बहुत पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि फंगस और एल्गी, चूंकि एल्गी अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, एल्गी पूरी पढ़ा चुके हैं, अब बात कर रहे थे फंगस। फंगस और एल्गी में क्या समानता है, समानता क्या है, समानता क्या है। तो समानता की अगर बात करते हैं तो बोथ आर मॉइस्चर लविंग। जो एल्गी यानी शैवाल एंड फंजाई, ये दोनों कैसे होते हैं, मॉइस्चर लविंग होते हैं। कैसे होते हैं, मॉइस्चर लविंग होते हैं। मॉइस्चर लविंग का मतलब क्या होता है, दोनों को नमी की आवश्यकता पड़ती है, या दोनों को नमी पसंद है, या उनकी वृद्धि के लिए नमी अति आवश्यक है। और जब दोनों के लिए नमी आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, जब दोनों के लिए क्या है, प्राय नमी आवश्यक है। और कैसे होते हैं दोनों, थैलॉइड अभी बताया था ना, यानी जड़ तना पत्ती तीनों में अनुपस्थित रहती है, सॉरी दोनों में। तो ये समानता है भाई, दोनों को चाहिए। देखिएगा, जब आपके दाद हो जाती है तो दाद कब होती है, बरसात में। जो लोगों के दाद हो जाती है वो कब होती है, बरसात में। बरसात में क्यों हो जाती है, क्योंकि आप गीले कपड़े पहने रहते हैं या कपड़े नम रहते हैं, नमी के कारण क्या होता है, फंगस के स्पोर मान लेते हैं हवा में आए और गिर गए आपकी स्किन पर, उसको नमी मिल गई, वो वहाँ जर्मिनेट हो गया और अपना माइसीलियम वो फैला दिया, और उसके बाद वो इंटर कर गया आपकी बॉडी में। तो इसीलिए इनको मॉइस्चर चाहिए। इसी प्रकार एल्गी को भी मॉइस्चर चाहिए। दोनों के दोनों थायलॉइड है, यानी दोनों में जड़ तना पत्ती आदि का अभाव होता है। बोथ आर नॉन वैस्कुलर, अभी हमने बताया था, दोनों में क्या होता है, जाइलम फ्लोयर का जाइलम और फ्लोयम का अभाव होता है, अर्थात संवहन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इन बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, दोनों में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो लैंगिक जनन होते हैं या लैंगिक जनन संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक कोशिकी होती हैं। एक कैसी होती हैं, एक कोशिकी होती हैं, अर्थात एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर होती हैं, एंड नॉन जैकेटेड होती हैं। इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरा, इनके जो जीवन चक्र होता है, अर्थात ये जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं या अपनी लाइफ साइकिल को चलाते हैं, उन लाइफ साइकिल में नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अर्थात इनके जीवन चक्र में भ्रूण का अभाव होता है। ये क्वेश्चन बना है, भ्रूण का क्या होता है, अभाव होता है, अर्थात इनके जीवन चक्र में भ्रूण जैसी संरचना नहीं दिखाई देती है। ये इनकी खास बात है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा, एक और इनमें खास कैरेक्टर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर बाय द माइटोस्पोर। माइटोस्पोर जो बनते हैं ये आपके एल्गी में भी बनते हैं और ये कुछ फंगस में भी बनते हैं। तो ये दोनों में मेन कैरेक्टर है। अब कुछ विशेष करेक्टर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि किसने क्या दिया और क्या नाम रखा, किसने रखा, कब रखा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। तो कहता है नेम ऑफ द फंजाई गिवन बाय, फंगस नाम किसने दिया था। भाई कवक शब्द किसी ने तो ऐसा होगा ही कि जो पहली बार जिसने कवक शब्द दिया हो कि भाई ये संरचना वाले जीव सारे कवक हैं या फंगस हैं। तो वो कौन थे, कैस्पर बाउहिन। कौन थे, कैस्पर बाउहिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कैस्पर बाउहिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार कवक नाम दिया था, कवक नाम दिया था या फंगस नाम दिया था, ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है फंगस नाम किसने दिया, तो कैस्पर बाउहिन ने पहली बार फंगस नाम दिया था। दूसरा, फिर जब आते हैं दूसरे स्टेप पे तो फिर पूछ लेते हैं भाई ये जो है इसके पिता कौन है। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी, कवक विज्ञान के पिता कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। कवक विज्ञान
के पिता कौन है? कवक विज्ञान के पिता कौन है? तो कवक विज्ञान के पिता एंटोनियो माइकेली को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी ए माइकेली भी दिया रहेगा या सिर्फ माइकेली भी दिया रहे तब भी सही करेंगे, और पी एंटोनियो माइकेली भी दिया रहे तब भी सही करेंगे। कुछ ऐसे कंडीशन भी कर देते हैं, पी ए माइकेली की तरह जी ए माइकेली कर देंगे, वहाँ पता लगा चारों ऑप्शन माइकेली कर दें और आपने केवल ये याद रखा है कि माइकेली ने दिया, तो पूरा नाम याद करके जाएंगे, पी एंटोनियो माइकेली। अगर अकेले ऑप्शन में माइकेली तब सही कर देंगे। मान लो जो अगर दो जगह उसने माइकेली शब्द दे दिया और वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, पी करें या ए करें या जी करें, तो पी ए माइकेली या पी एंटोनियो माइकेली ने इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसको नोवा प्लांटेरम जेनरा कहते हैं। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नेट में पूछा गया, नोवा प्लांटेरम जेनरा किसने लिखी, और यही क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है कि नोवा प्लांटेरम जेनरा पुस्तक किसने लिखी है, तो वो एंटोनियो और माइकेली ने लिखी है। माइकेली कौन है? तो फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के उनको पिता के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% इंपॉर्टेंट है। फंगस से यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। ये आपसे पूछ सकता है नोवा प्लांटेरम जेनरा पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप ध्यान रखिएगा माइकेली ने लिखी थी। दूसरा आप स्टेप देखते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? आधुनिक जो कवक विज्ञान है उसका पिता या प्लांट पैथोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो एंटोनी डी वेरी को क्या बोले जाते हैं? आधुनिक माइकोलॉजी का पिता कहते हैं। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी का भी पिता कहते हैं। अगर पूछ दे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी, तो प्लांट पैथोलॉजी यानी जो पादप रोग विज्ञान है उसको भी एंटोन डी वेरी को भी बोलते हैं। तो दो के ये पिता हैं। किसके किसके पिता हैं? यानी इसके दो बच्चे हैं, एक है मॉडर्न माइकोलॉजी, दूसरा है प्लांट पैथोलॉजी, तो इनके ये पिता हैं। तीसरे कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो अब हम विदेशों की बात करते करते अपने देश की भी बात कर लें। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारत में ध्यान रखिएगा, भारत में जो माइकोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, और या प्लांट पैथोलॉजी के भारत में पिता किसे कहते हैं? तो ईजे बटलर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बटलर को। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी, बटलर, ईजे बटलर को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अगर पूछ दे भारत में प्लांट पैथोलॉजी के पिता कौन है, तब भी बटलर लगाएंगे। अगर पूछ दे भारत में माइकोलॉजी के पिता क्या है, तब भी बटलर लगाएंगे। यदि भारत शब्द यानी फादर ऑफ केवल माइकोलॉजी पूछ दे, इंडिया शब्द यहाँ से गायब कर दे, तो एंटोन डी वेरी बोलेंगे। और पूछ दे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो एंटोन डी वेरी करेंगे। अगर लगा दे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी तो बटलर करेंगे। समझ गए होंगे हमारी बात को पूर्ण रूप से। अच्छा, इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट हैं माइकोलॉजी के जो काफ़ी पुरोधा हैं, डस्टर हैं, मुंडकर्स हैं और प्रोफेसर केसी मेहता। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है। क्या पूछते हैं कि केसी मेहता का योगदान क्या है? तो जो रस्ट डिजीज़ थी, ध्यान रखिएगा, जो रस्ट डिजीज़ होती है जो कि पक्सीनिया के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है? पक्सीनिया ग्रैमनिस के द्वारा जो रस्ट डिजीज़ होती है, उसके साइकिल को बताया था कि वो किस प्रकार से मतलब पहाड़ों पर जाती है, फिर पहाड़ों से समतल पर आती है, यानी एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एनुअल रिकरेंस ऑफ हीट रस्ट इन इंडिया। वार्षिक साइकिल कैसे चलती है, वर्ष में वो किस प्रकार से समतल में जाता है फिर पहाड़ों पे जाता है, ये किस प्रकार चलता है, तो इसे प्रायः केसी मेहता को योगदान दिया गया है इसके द्वारा, और केसी मेहता से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब दूसरा आता है हैबिट ऑफ फंजाई। अब हैबिट आता है फंगस का हैबिट क्या है, तो ये पाए कहाँ जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर मॉइस्चर लविंग। अभी हमने बताया था कि ये ऐसे कवक होते हैं जो नमी को पसंद करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? नमी को पसंद करने वाले होते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल, क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल यानी भूमि पर पाए जाते हैं, बट फ्यू आर एक्वाटिक, मगर इसकी कुछ जातियां कैसी होती हैं? जली। प्रायः ध्यान रखिएगा, प्रायः ये जल में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, या तो प्रायः ये स्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल में, या फिर नम जगहों पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ जातियाँ कैसी होती हैं? जली। तो यही पॉइंट जो कुछ लगा रहता है, यानी कुछ का मतलब एक्सेप्शनल केस है, और जहाँ एक्सेप्शनल केस आया यानी क्वेश्चन बना, तो सर्प्टोलैग्निया जो इसकी जाति है, जो हम लोग बीएससी में पढ़ें, अभी पता नहीं नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें रखा है कि नहीं रखा है, हमने बुक चूँकि पब्लिशर तो दे गया है मगर उसको अभी पलट के देखे भी नहीं है।
नई शिक्षा नीति की बुक कल ही दे गया है रस्तोगी पब्लिकेशन का, सिंह पांडे जैन की, बीएससी फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का। चूँकि यूपी में लागू हो चुका है नई शिक्षा नीति, तो इसलिए सेमेस्टर लागू हो गए। तो सैप्रोलैग्निया क्या है? सैप्रोलैग्निया। दूसरा यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि वाटर मोल्ड किसे कहते हैं? वाटर मोल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है। वाटर मोल्ड किसे कहते हैं? तो सैप्रोलैग्निया को प्रायः हम वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसको? सैप्रोलैग्निया को हम वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट ऑन डेड फ्लाइज इन वाटर, जो मरी हुई मक्खियाँ होती हैं पानी में, जो मरी हुई तैरती हुई मक्खियाँ होती हैं जो मर जाती हैं पानी में, ये उन पर उगाता है सैप्रोलैग्निया। तो कैसे दिखाई देता है? मान लेते हैं ये मक्खी है मरी हुई, ये तो इस पे इस तरीके से सैप्रोलैग्निया इस तरीके से उगाता है, ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पाया जाता है? जल में। तो इसे एक्वाटिक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं या वाटर मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। एक्वाटिक फंगस कौन है? सैप्रोलैग्निया। 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी हमने बताया था कि ये कैसे होते हैं, तो हमने बताया था ए क्लोरोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? ए क्लोरोफिलस। ए माने अभी हमने बताया था अब्सेंट होना, क्या होना? अब्सेंट या अब्सेंस होना। और क्लोरोफिलस का मतलब होता है क्लोरोफिल का, अर्थात इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल का प्रायः अभाव होता है। तो जब क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो मतलब क्या है? ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अपना भोजन बनाने में क्या होंगे? क्या होंगे? इनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होगी। नहीं शब्द लगा, नहीं होगी। तो जब अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो ये क्या करेंगे? अब इनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? तो इनको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। तो भोजन इनको अब कहाँ से मिलेगा? जब बना ही नहीं पा रहे हैं तो इनको भोजन कहाँ से मिलेगा? मान लेते हैं आप पौधे मान लेते हैं ना हो, तो आप अपना भोजन कैसे बनाएंगे? आप भी मर जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग किस पर निर्भर है? पौधों पर। पौधों पर ऐसे नहीं, दाल भी कहाँ से मिल रही है? पौधों पर। हम लोग भी कैसे हेटरोट्रॉफिक हैं? कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक। तो हमें भोजन कहाँ से मिल रहा है? पौधों से मिल रहा है। फल कहाँ से मिल रहे हैं? पौधों से मिल रहा है। रोटियाँ, अनाज कहाँ से मिल रहा है? पौधों से मिल रहा है। या मांस किससे मिल रहा है? तो जानवरों से मिल रहा है। तो हम भी क्या है? दूसरों पर निर्भर हैं। उसी तरह ये जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दूसरों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? दूसरों से। दूसरों से कैसे प्राप्त करते हैं? तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी इसे बोलते हैं विषम पोषी के नाम से जानते हैं। किसके? विषम पोषी के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरों से भोजन, तो इनकी दो कैटेगरी, एक पैरासाइट, पैरासाइट की हिंदी होती है परजीवी, और एक होता है सैप्रोफाइट, इसकी हिंदी होती है मृतोपजीवी। नाम से ही पता चल जाएगा। तो सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे फंगस जो डेथ एंड डी के मटेरियल पर उगते हैं। किस पे उगते हैं? डेड एंड डी के मटेरियल पर उगते हैं, यानी सड़े गले मृत पदार्थों पर जो जीव उगते हैं वो सब मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक के अंतर्गत आते हैं। अब सड़े गले मृत पदार्थ क्या है? जैसे गोबर है, चमड़े के जूते हैं, आपके यहाँ बनी हुई रोटी है, ब्रेड है, आपके लकड़ी पड़ी है पानी में भीग गई तो देखना उसमें फंगस लग जाता है। आपके यहाँ लड्डू रखे रहते हैं कई दिन तो देखना उसमें नहीं कहते हैं फफूंदी लग गई। आपके यहाँ अचार रखा रहता है, जरा सा ढक्कन वगैरह खुला रह जाए तो देखना उसमें फफूंदी लग जाती है। मिठाई कई दिनों तक रखी रहे, फफूंदी लग जाती है। रोटी अगर कहीं से छूट गई, टुकड़ा अगर नहीं सफाई हुई तो फफूंदी लग जाती है। चमड़े का जूता अगर कहीं बारिश में आप मान लेते हैं चल रहे हैं, बारिश हो गई, चमड़े का जूता आपका भीग गया तो देखना उसमें कुछ 1-2 दिन बाद उसमें क्या हो, पूरा सफ़ेद पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है। वो सारे फंगस कैसे? मृतोपजीवी, सैप्रोफाइटिक। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई सब मरी हुई हैं, यानी डेथ हैं। उसी को क्या करते हैं? ये डिकम्पोज करते हैं और सरल तत्वों में करके उसी से भोजन को लेते हैं। तो उसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल मृतोपजीवी के दिए हैं, जैसे कि म्यूकर, म्यूकर ऑन द हॉर्स डंग। ध्यान रखिएगा, म्यूकर जो है प्रायः घोड़े की लीद पर पाया जाता है। पिलोबोलस ऑन डंग, एक गोबर पर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में आ रहा है? क्वेश्चन बना है कि वो जो फंगस होते हैं जो उस पर पाए जाते हैं
गोबर पर या डंग पर उनको क्या बोलते हैं, तो उनको कार्प्रोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्प्रोफिलस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, 100% इंपॉर्टेंट से ये पूछा गया है। डंग में उगने वाले फंगस को क्या बोलते हैं, तो कार्प्रोफिलस फंगस के नाम से जानते हैं। ये लाइन 100% इंपॉर्टेंट है। राइजोपस पूछ देते हैं, राइजोपस को और किस नाम से जानते हैं, तो पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ब्लैक मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। ग्रो ऑन ब्रेड, ये प्रायः ब्रेड पर पाए जाते हैं, जो हम लोग डबल रोटी खाते हैं ना, उस पे। एंड हेंस आल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, इनको ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इनमें से ब्रेड मोल्ड कौन सा है, ब्रेड मोल्ड कौन सा है। अब उसमें पता लग, दे दिया पेंसिलियम, फिर दे दिया राइजोक्टोनिया, अल्टरनेरिया, और दूसरा दे दिया राइजोपस। किसको सही करना है? राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन फंसाने को कहीं भी फंसा देता है, और यहाँ ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आता है। जब एग्जाम में जाते हैं मिलते जुलते 3-4 ऑप्शन अगर उसने धोखे में दे दिया, 3-4 ऑप्शन अगर दे दिया लगभग मिलते जुलते, बस वहीं आपको आता हुआ क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम करें तो क्या करें। तो ये समस्या आएगी। और अब हम चलते हैं इसके आगे, देखते हैं पेंसिलिन। पेंसिलियम क्या होता है? पेंसिलियम ब्लू मोल्ड ग्रो ऑन फ्रूट्स। ध्यान रखिए, पेंसिलियम को क्या बोलते हैं? पेंसिलियम से प्राय पेंसिलिन निकाला जाता है। पेंसिलिन निकाला जाता है, एक प्रकार के एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, जिसको हम विभिन्न प्रकार के मर्जों में यूज करते हैं। तो पेंसिलियम को क्या बोलते हैं? तो ब्लू मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू मोल्ड। और ग्रो ऑन फ्रूट्स, ये प्रायः फलों पर उगता है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं वो कौन सा फंगस है जो प्रायः फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में देखने को मिलता है, तो पेंसिलियम करना है। और स्पेशली किस में पाया जाता है? अगर हम स्पेशली की बात करें प्रायः, तो ये सीट्रस के पौधों, नींबू आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पेंसिलियम सबसे ज़्यादा किस पर उगता है, तो पेंसिलियम सबसे ज़्यादा नींबू पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? नींबू पर पाया जाता है। एंड आल्सो ऑन जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स, जो जैम और जेलीज होता है उस पर भी पेंसिलियम हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है एपीफाइटिक फंगस की। एपीफाइटिक फंगस क्या होता है? तो ऐसे कवक जो दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं, ऐसे कवक। एपीफाइटिक का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको दे दें, मान लेते कभी आपने देखा होगा नीम पीपल पर उगाता है, पीपल नीम पर, तो ये क्या है? एक दूसरे के पर, एक पौधा दूसरे पर अगर ग्रो करता है तो उसे एपीफाइटिक बोलते हैं। ऐसे कुछ फंगस क्या होते हैं? दूसरे पौधों पर उगाते हैं, तो उन्हें एपीफाइटिक। जैसे आर्मिलेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि एपीफाइटिक फंगस का एग्जाम्पल क्या है, या इनमें से एपीफाइटिक कवक कौन सा है? तो आर्मिलेरिया। कौन है? आर्मिलेरिया, RIA है, आर्मिलेरिया। ऑन एप्पल ट्री, किस पे पाई जाती है? एप्पल ट्री पर, अर्थात सेब के पेड़ पर पाई जाती है। और इसके कारण एक रोग होता है, रेड रॉट ऑफ एप्पल। तो 2 क्वेश्चन बने, पूछ सकता है रेड रॉट ऑफ एप्पल किससे होता है? तो आर्मिलेरिया से हो सकता है, या पूछ सकता है एपीफाइटिक फंगस कौन है? तो आर्मिलेरिया ही है। तो दोनों में यहाँ से कितने क्वेश्चन मिले हमें? लगभग 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से, इतने से निकले। सिम्बियोटिक फंजाई पूछ सकता है। सिम्बियोटिक फंजाई का एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन है। लाइकेन में क्या होता है? 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो फंजाई फंगस पाया जाता है, दूसरा एल्गी। क्या पाया जाता है? एल्गी। शैवाल और कवक के जो समूह आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, इन समूह को प्रायः हम सिम्बियोटिक फंजाई के नाम से या सिम्बियोटिक कवक के नाम से जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये कवक ख़त्म होगा तो फिर हम आपको जूलॉजी पढ़ाना शुरू करेंगे। क्योंकि समस्या ये है कि अगर हम थोड़ा जूलॉजी थोड़ा बॉटनी, तो जो तारतम्यता होती है वो टूटेगी। तारतम्यता क्या होती है? जैसे जो है एक दूसरे से सारे चैप्टर जुड़े होते हैं, एक दूसरे, जब एक समझ में आता है तो जब उसका मटेरियल दूसरे चैप्टर में उससे रिलेटेड बताया जाता है तो ईजिली हम लोग समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं बिल्कुल नया टॉपिक होगा, अब 1 दिन जूलॉजी 2 दिन बॉटनी, तो हम भी कंफ्यूज और आप भी कंफ्यूज कि हमें पढ़ना क्या है और सर पढ़ा क्या रहे हैं। मान लेते हैं दिमाग अभी जो आपकी
टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का मतलब जो होता है शब्दावली है, वो मान लेते हैं फंगस की रट गई। अब हम फंगस पूरा पढ़ा देंगे तो आपको समझते चलेंगे, अच्छा इसका मतलब ये, माइसीलियम का मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो समझते चलेंगे। यदि अभी हम मान लेते हैं आज हमने इतना फंगस पढ़ाया, कल हम आपको एंजियोस्पर्म पढ़ा दें, परसों हम आपको वायरस पढ़ा दें, नर्सों आपको जो पढ़ाना है प्रोटोजोआ, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कल तो ये बता रहे थे आज। तो इस तरह कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसे 3-4 यूनिट जब हम बॉटनी की कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम जूलॉजी की यूनिट को रन कराएंगे। माइकोराइजा क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनता है माइकोराइजा से। इट इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जो बड़े पौधे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म के, उनकी जो, या जिम्नोस्पर्म की, उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों के साथ कुछ फंगस की जो हाइफी या माइसीलियम होती हैं वो लग जाती हैं। मान लेते हैं ये क्या है, माइसीलियम, ये लगी हुई हैं, ये जड़ के साथ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ध्यान रखिएगा, इट एसोसिएशन फंजाई अर्थात जब कवक बड़े जो पौधे होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उनकी जड़ों के साथ उनके माइसीलियम लिपट जाते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसे माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है एक्टोट्रॉफिक कौन होता है? एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा का मतलब हुआ जो बाहर से माइकोराइजा से संबंधित होता है, वो पाइनस में देखने को मिलती है। पूछ सकता है एंड्रोट्रॉफिक माइकोराइजा किस में देखने को मिलता है? तो आर्किड में। इन दोनों को रट लीजिएगा, इन फ्यूचर क्वेश्चन, ये जटिल क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा एक्टोट्रॉफिक जो माइकोराइजा है वो प्रायः क्या है, तो एक शब्द में लिखना है कि पाइनस के अंतर्गत आता है। एंडोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अंदर फंगस पाया जाता है, उसे हम एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। ये प्रायः ऑर्किड में देखने को मिलता है। फिर एक पॉइंट आया राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया इज ए कॉमन फंगस एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ ऑर्किड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि आर्किड के रूट के साथ जनरली वो कौन सा कवक है जो सहयोग या जुड़ा रहता है ऑर्किड के साथ, तो वो राइजोक्टोनिया है जो ऑर्किड की जड़ों के साथ जुड़ा रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीडेशियस फंजाई क्या होते हैं? प्रीडेशियस फंजाई का मतलब कुछ कवक ऐसे, देयर आर द सम सॉइल फंगस। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रायः मिट्टी में कवक पाए जाते हैं, और ये कवक क्या करते हैं मिट्टी में, जैसे कि अर्थवर्म है या एनीलीड है या निमेटोड्स है, उनके चारों ओर ये फंगस आते हैं और उनको जकड़ लेते हैं, मार देते हैं और उनके बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार के फंगस को हम प्रीडेशियस फंगस के नाम से या प्रीडेशियस फंजाई के नाम से जानते हैं। विच लिव अपॉन द एनीलिड्स, ईलवर्म और निमेटोड्स। इसमें कौन से आते हैं? तो डक्टाइलेला आता है, जो फैगस आता है, और आर्थो, पूरा देख लेते हैं, और क्या आता है? आर्थ्रोबोट्री आता है। तो ये कुछ फंगस हैं जो कि प्रीडेशियस फंगस के अंतर्गत आते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान में इनको रखेंगे। अच्छा, अब आता है पैरासाइट फंजाई। अभी हमने बताया था पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। कैसे? परजीवी कवक। परजीवी कवक का मतलब होता है जो दूसरे जीवों के ऊपर रहता है। क्या होता है? जैसे मान लेते हैं दूसरे जीवों पर जो जीव रहता है, लिविंग, ध्यान रखें यहाँ लिविंग होना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया रह रहा है, तो वो हमारी बॉडी का क्या हुआ? पैरासाइट है। और अगर मान लो वही बैक्टीरिया मरे हुए व्यक्ति में रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सैप्रोफाइटिक। क्या कहलाएगा? सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी, क्योंकि शरीर मर चुका है। तो ये दो प्रकार के होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में इराइस्फी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है कि एक्टोपैरासाइट इसमें से कौन सा कवक है, तो वो इराइस्फी है। इराइस्फी से कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन बना है, तो पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग होता है इराइस्फी से। इंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? इंडोपैरासाइट का मतलब जो प्लांट बॉडी है, कौन सी है? प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के इनसाइड में पाया जाता है, अर्थात अंदर पाया जाता है। तो प्लांट बॉडी के अंदर कौन पाया जाता है? तो एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा और अल्टरनेरिया। ये दोनों एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया प्राय प्लांट बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये इंडोपैरासाइट है। तो पैरासाइट को दो भागों में बांटा गया, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। और एक पैरासाइट को और हम आपको बता दें, इन फ्यूचर कभी आपको क्वेश्चन हो, पैरासाइट भी दो प्रकार के और होते हैं। पैरासाइट एक होता है ऑब्लिगेट, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बना है, पूछ देते हैं ऑब्लिगेट। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव।
ऑब्लिगेट पैरासाइट पूरा लिख लें, पैरासाइट, और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट का मतलब हिंदी होती है अविकल्पी, अविकल्पी, और ये इसका मतलब होता है विकल्पी। अविकल्पी का मतलब समझ रहे हैं, जिसके पास कोई विकल्प ना हो, जिसके पास कोई विकल्प ना हो। मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब आपको कहीं जाना है और उसमें केवल बस एक चलती है, सुबह से शाम में केवल एक बस जाती है और कोई साधन नहीं, ना बाइक है, ना मतलब मोटर कार है, ना कुछ भी है। तो आप क्या है, अविकल्पी हैं। अगर वो बस आपकी छूटती है तो आप वहीं खड़े रहेंगे, अपने गंतव्य तक या अपने स्थान तक नहीं जा पाएंगे। तो ये हुआ अविकल्पी। और विकल्पी का मतलब क्या हुआ, विकल्पी का मतलब हुआ यहाँ विकल्प है। अगर एक साधन छूट रहा है बस का, तो मोटरसाइकिल ले सकते हैं, या आप कार ले सकते हैं, ओला ले सकते हैं, या उबर कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, या किसी से आप लिफ्ट ले सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फैकल्टी, इसी प्रकार पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, मान लेते हैं इस प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट ये उपस्थित है इसकी बॉडी में, ये अगर ये प्लांट मर जाएगा तो इसके साथ ये पैरासाइट भी मर जाएंगे, क्योंकि ये अगर लिविंग, पैरासाइट का मतलब हमने क्या बताया, ये सिर्फ लिविंग से अपना भोजन सजीव से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही ये मरा इसके साथ मर जाएंगे, पकड़ दूसरे से भोजन नहीं लेंगे। फैकल्टेटिव क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं, एक्चुअली में सैप्रोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। मान लेते हैं सड़े गले पदार्थों पर पाए जा रहे हैं, और मान लेते हैं सड़ा गला पदार्थ नष्ट हो गया या नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होंगे, एज लाइक पैरासाइट भी कार्य करने, परजीवी की तरह भोजन लेने लगते हैं। फिर सड़ा गला पदार्थ मिला तो फिर सैप्रोफाइट, मतलब इनके पास चांस है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लेते हैं कोई शाकाहारी है, तो शाकाहारी ऐसा है कि चाहे मर जाए, भोजन अगर नहीं मिलेगा, अगर शाकाहार का मतलब अगर शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा तो वो खाएगा नहीं, अपने प्राण त्याग देगा, तो वो ऑब्लिगेट में आए। और फैकल्टेटिव में क्या है तो शाकाहारी, अगर मान लेते हैं शाकाहार नहीं मिलेगा तो मांसाहारी की तरह भोजन करना शुरू कर देगा, और जैसे शाकाहार मिलेगा तो फिर शाकाहारी हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, फैकल्टेटिव। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, और इनके नोट्स आप पॉइंट टू पॉइंट बनाते चलिएगा। हम कोई भी बिंदु नहीं छोड़ रहे हैं, और ना समझाने में भी आपको छोड़ रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपकी तैयारी बूस्ट हो और अच्छी हो। और एक्चुअली में यहाँ हम बिना रुके लगातार बोलते हैं, लगातार पढ़ाते हैं। तो ये जो आपको वीडियो मिल रही है, अगर जनरली हम लिख लिख के पढ़ाएं और थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर पढ़ाएं, तो ये वीडियो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, जो आपको लगभग 40 मिनट की वीडियो मिल रही है। जनरली ये वीडियो 2 घंटे में समाप्त या 1.5 घंटे की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ नमस्कार।